बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इक्विटी का इंट्रोडक्शन और इसके अलावा जो फर्स्ट मैक्सिम ऑफ इक्विटी है यूबी जुज़ई बी रेमेडियम उसकी हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ओके जी, तो अब हम बात करते हैं इक्विटी की। बेसिकली हम देखेंगे कि इक्विटी की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है और क्यों पेश आई हिस्टोरिकली, और इसका हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और हम प्रैक्टिकली इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो लॉ का पर्पस होता है वो है इंसाफ कायम करना या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कवानीन इसलिए बनाए जाते हैं कि हम किसी भी सिस्टम में, किसी भी सोशो लीगल सिस्टम में हम इंसाफ कायम कर सकें, लोगों के दरमियान बराबरी कायम कर सकें, सब लोगों को एक ही तरह ट्रीट कर सकें। तो अब इशू ये क्रिएट होता है कि जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ हमेशा आपको कोडिफाइड मिलेगा, या आप ये कह लें कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लॉ आपको कोडिफाइड मिलेगा, जिसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर सर्टेन डेफिनेशंस गिवन होंगी, और कोई भी कोर्ट जब भी किसी चीज़ के ऊपर एडजुडिकेट करेगी तो उसको लाजमी तौर पर उस सर्कल के अंदर, उन डेफिनेशंस के अंदर, उन राइटिंग्स के अंदर रहना होगा। ये एक कोर्ट ऑफ लॉ की मजबूरी है। इसी वजह से कोर्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर अपना रोल प्ले करने की कोशिश करती हैं कि जो भी आप ये कह लें कि स्ट्रिक्टो सेंसो लॉ को अप्लाई करने से जो भी हमें कम्प्लेक्सिटीज़ का सामना करना पड़ता है, जिन भी ऐसी ट्रिकी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि बगैर इंसाफ हमें इक्विटी को अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम लॉ को इन स्ट्रिक्टो सेंसो अप्लाई करेंगे तो उससे हमारा पर्पस, उससे हमारा मकसद फुलफ़िल नहीं हो रहा कि जिस मकसद के लिए बेसिकली लॉ को बनाया गया था। इसी वजह से हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर कोर्ट्स को पावर दी गई हैं वहाँ पर एक हमेशा आप वर्ड्स जैसे कि आप कहते हैं कि इन द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, इफ़ द कोर्ट डीम्स फिट, इफ़ द कोर्ट डीम्स नेसेसरी। तो ये बेसिकली इक्विटेबल पावर्स हैं जो कि किसी भी कोर्ट को ग्रांट की गई हैं लॉ की तरफ से, ताकि वो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बगैर इंसाफ या फिर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या फिर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस वो थोड़ी सी डिस्क्रेशन इस्तेमाल करते हुए और अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए दो पार्टीज़ के दरमियान बराबरी कायम कर सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे आप देखते हैं कि हम लोग ने अक्सर सुना होगा कि हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, स्टेटस को ऑर्डर ले लेते हैं, और ये चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की हैं कि जहाँ पर आप देखते हैं कि भाई अगर आपने कंस्ट्रक्शन की और कोई भी अथॉरिटी उसको चैलेंज करती है, वो कहती है कि दैट इज़ एन इलीगल कंस्ट्रक्शन, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाते हैं और वहाँ से आप एक स्टेटस को ऑर्डर ले लेते हैं, और वो जो अथॉरिटी है जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन को गिराना चाहती है उसको रोक दिया जाता है। अब आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करेंगे तो बेसिकली इट इज़ एन इक्विटेबल रेमेडी इन द शेप ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। इसी वजह से स्पेसिफिक रिलीफ और इक्विटी को हम साइड बाय साइड पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बेसिकली जो सारी की सारी रेमेडीज़ गिवन है वो इक्विटेबल रेमेडीज़ हैं। अब देखें कि यहाँ पर सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि एक कोर्ट के पास अभी होल ट्रूथ सामने नहीं है, अभी नहीं पता कि भाई जो भी पार्टी आकर स्टेटस को ऑर्डर ले रही है, हो सकता है कि वो पार्टी झूठी हो, ये भी हो सकता है कि वो पार्टी सच्ची हो, सच बोल रही हो। लेकिन जब तक हम उस ट्रूथफुलनेस तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम उसके लिए एक आप कहने के एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपना फॉर्म नहीं कर लेते, तब तक इंसाफ का क्या तकाजा है? इंसाफ का ये तकाजा है कि दोनों पार्टीज़ को उनकी जगह पर रहने दिया जाए, और अभी कोई भी उसके अंदर प्रोसीडिंग ना की जाए कि भाई जब तक हमारे पास सच सामने नहीं आ जाता, जब तक एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो जाता, तब तक इसके ऊपर किसी किस्म की कोई एडजुडिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ये एक इक्विटेबल रेमेडी है, और इसी तरीके से हमारे पास इक्विटेबल रेमेडीज़ मौजूद होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी लॉ स्ट्रिक्ट हो रहा है उसके एजेस जो हैं वो शार्प हैं, उनको सॉफ्टन करने के लिए हम इक्विटी का सहारा वक्तन फ़वक्तन लेते रहते हैं।
और हम हमारे पास जो आजकल लॉज मौजूद हैं उसके अंदर इक्विटेबल रेमेडीज़ भी मौजूद हैं, और इसके अलावा जो इक्विटेबल पावर्स हैं वो भी कोर्ट्स को दी गई हैं। तो जैसे कॉमन लॉ में हमारे पास कोर्ट्स ऑफ लॉ और कोर्ट्स ऑफ इक्विटी दो डिफरेंट ब्रांचेस थी, तो आज हम अपने पाकिस्तानी लीगल सिस्टम में देखते हैं कि हमारे पास कोई सेपरेट कोर्ट ऑफ इक्विटी नहीं है, बल्कि वही कोर्ट ऑफ लॉ है और वही कोर्ट ऑफ इक्विटी भी है। तो हमने ये किया कि जो भी हमारे पास लॉज थे, जो भी लेजिस्लेशंस थी, जो भी हमारे पास स्टैट्यूट्स थे, उसके अंदर ही हमने इक्विटेबल प्रोविजंस को डाल दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन 9 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जो कि एक सिविल कोर्ट को वाइड पावर्स देता है कि वो किसी भी किस्म के दावे को, सूट को एंटरटेन कर सकता है, उसके ऊपर वो एडजुडिकेट कर सकता है अनटिल अनलेस बार्ड। अगर तो कोई चीज़ स्पेसिफिकली बार्ड होगी तो वो सूट या वो दावा सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती, अदरवाइज उसके पास सारी चीज़ों की रेमेडी मौजूद है। तो यही बेसिकली जो हमारा पहला मैक्सिम है यूबी जुस ईबी रेमेडियम, वो भी यही बात करता है कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। तो बेसिकली हम इन सब चीज़ों को साइड बाय साइड और एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि एक ब्रॉडर पिक्चर, एक ब्रॉडर व्यू हमारे पास सब चीज़ों का वाजे हो जाए। क्योंकि जितने भी आपके पास मैक्सिम्स हैं, मैक्सिम हम ये नहीं कह सकते कि दे आर जस्ट लाइक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स कि जिनको हम अलग नहीं कर सकते, बल्कि आपको ये हमेशा इंटरलिंक्ड और इंटरमिंगल्ड नज़र आएंगे। और ये पूरा का पूरा जो लॉ है, लॉ तो इसको कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, दैट इज़ अनदर डिबेट। तो हमारे पास जो ये पूरी एक इक्विटेबल रेमेडीज़ की बॉडी है, तो ये सारी चीज़ें हमें हमेशा इंटरलिंक नज़र आती हैं। इसी तरीके से कोर्ट्स के पास वाइड पावर्स मौजूद होती हैं कि वो किसी भी, आप कह लें कि रिलीफ को मोल्ड कर सकती है। इसके हवाले से हमारे पास सर्टन लॉज भी और इसके अलावा नंबर ऑफ जजमेंट्स मौजूद हैं कि जहाँ पर ये कोर्ट्स को पावर दी गई हैं कि वो किसी भी रिलीफ को मोल्ड कर सकती हैं। मोल्ड का ये मतलब है कि आप जब भी कोई भी प्लेंट या दावा लिखते हैं या कोई भी पिटीशन आप फाइल करते हैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसके लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं अपनी प्रेयर क्लॉज के बाद कि एनी अदर रिलीफ विच द कोर्ट डीम्स फिट एंड प्रॉपर मे काइंडली बी ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर और प्लेंटिफ। तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि कोर्ट कुछ अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स को यूज़ करते हुए भी कुछ चीज़ें ग्रांट कर सकती है, वो भी बेसिकली इक्विटी का ही हिस्सा है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कोर्ट के पास ये वाइड पावर्स भी मौजूद हैं कि जो चीज़ आपने नहीं मांगी, जो चीज़ आपने अपनी प्लेंट या पिटीशन में स्पेसिफिकली जिसका जिक्र नहीं किया, कोर्ट वो भी एम्पावर्ड है कि वो दे सकती है। इसके हवाले से भी हमारे पास जजमेंट्स मौजूद हैं कि अगर एक बंदा, एक ले मैन के जिसको जो वकील भी नहीं कर सकता, और उसके अलावा आप ये कह लें कि उसको पता भी नहीं है कि एक फॉर्मेट क्या होता है किसी प्लेंट को लिखने का, और वो उसके अंदर कुछ एसेंशियल चीज़ें मिस कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को चाहिए कि वो जो भी मांगना चाह रहा है या जो भी उसके कंटेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट को एज अ होल वो पढ़ेगी, और उसके बाद उसके कंटेंट से वो गैदर करेगी कि बेसिकली वो बंदा किस लिए कोर्ट के अंदर आया है, और कोर्ट वो उसको ग्रांट कर देगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें इक्विटी के कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाती हैं कि ये एक बहुत ही वाइड स्प्रेड और इसके अलावा एप्लीकेबल, आजकल तो तकरीबन हर एक हमारे केस के अंदर इक्विटी का भी अमल दखल होता है मुख्तलिफ सूरतों में, और इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करनी है वहाँ पर लॉ के साथ साथ इक्विटी की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो इसके बाद हम आते हैं अपने पहले मैक्सिम की तरफ, जो है यूबी जुस ईबी रेमेडियम के, जिसका मतलब है कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अब इसको सबसे पहले इस वजह से रखा गया कि बेसिकली जो जितना भी कॉन्सेप्ट है लॉ का और इक्विटी का, वो बेसिकली इसी एक मैक्सिम के गिर्द रिवॉल्व करता है। अब ये मैक्सिम हमें, जैसे कि ट्रांसलेशन हमें बता रही है कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, तो जहाँ पर भी कोई भी लॉ, कोई भी राइट किसी भी बंदे को ग्रांट करेगा, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसकी जो प्रोटेक्शन है उसका तरीक़ेकार उस लॉ के अंदर गिवन ना हो। तो जैसे पीपीसी की मैं बात करता हूँ, पीपीसी के अंदर जो भी ऑफेंसेस हैं उनकी वायलेशन लिखी गई है, और जो भी सज़ा है वो भी उसके अंदर मेंशन्ड है कि भाई अगर आपका ये राइट है, लेट्स से कि इफ़ आई कैन एंजॉय द राइट ऑफ ओन प्रॉपर्टी,
देन नो वन इज़ अलाउड टू स्टील इट फ्रॉम मी। कोई भी उसको चोरी नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा चोरी करेगा तो डेफिनेटली वो सज़ा काटेगा। इसी तरीके से जब हम सिविल लॉ की तरफ आते हैं, हम बाकी लॉज की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर भी हमें ये पता चलता है कि जहाँ जहाँ पर जिस लॉ में हमें कुछ राइट्स गिवन हैं, उनकी रेमेडीज़ भी वहीं पर गिवन होंगी और उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का तरीक़ेकार भी लॉ ने हमें बताया होगा। जैसा कि आपने थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी है कि जहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो अपने कुछ राइट्स को सरेंडर करते हैं और उसके बदले में उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं। तो ये सिस्टम हमेशा इसी तरीके से चलेगा कि जहाँ पर आपको कोई राइट दिया जाता है तो आप उसको, जब वो वायलेट होता है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए से उसको इन्फोर्स भी करवा सकते हैं। तो बेसिकली यही पर्पस है इस मैगज़िन का। यही एक हम कह सकते हैं एक लॉजिकल एंड भी है इस बात का, इस डिस्कशन का, और ये लॉजिकल कंक्लूजन भी है, क्योंकि अगर राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कोई तरीक़ाकार लॉ में गिवन नहीं है तो डेफिनेटली हर एक बंदा फिर दूसरों के राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा और हमने जो एक स्टेट सिस्टम कायम किया था उस स्टेट सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो ऑटोमेटिकली क्लैश कर जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि यूबी-जुस इबी रेमेडियम की जो हमारे प्रेजेंट डे लॉज हैं उसके अंदर ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर जैसा आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही वाइड स्प्रेड यूबी-जुस इबी रेमेडियम को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि केसेस का मैं कुछ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एक केस था एशवे वर्सेस वाइट। एशवे वर्सेस वाइट बेसिकली एक बहुत ही आप कह लें कि खूबसूरत एग्जांपल है यूबी-जुस इबी रेमेडियम की, और ये केस काफ़ी कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर काफ़ी ओल्ड केसेस में से एक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक जो बंदा है प्लेंटिफ इस केस का एशवे, वो जाता है अपना वोट कास्ट करने के लिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन और समथिंग। अब क्या होता है कि वहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है डिफेंडेंट इस केस का मिस्टर वाइट, वो उसको वोट डालने से रोक देता है बिला वजह, बगैर किसी वजह के। अब वो क्या करता है जो प्लेंटिफ है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में आ जाता है। वो कहता है कि जी कि ये दैट इज़ बेसिकली वायलेशन ऑफ माय लीगल राइट और इसके लिए मुझे रेमेडी मिलनी चाहिए। अब वहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ली ली जाती है डिफेंडेंट की तरफ से, और वो प्ली ये होती है कि भाई जिस बंदे को ये वोट कास्ट करने आया था, जिस कैंडिडेट को ये वोट कास्ट करने आया था, वो ऑलरेडी जीत रहा था और एट द एंड वो जीत भी गया उस इलेक्शन को। तो बेसिकली देयर वाज नो पॉइंट ऑफ वोटिंग। तो इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसके अलावा किसी किस्म की कोई इंजरी कॉज नहीं हुई प्लेंटिफ को। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं और डिस्कस करता चलूँ कि उस वक्त तक जो आप कह लें कि मॉनेटरी टर्म्स में, या फिर आप जिसको कहते हैं स्पेशल डैमेजेस का कॉन्सेप्ट था कि कोई भी रेमेडी लेने के लिए कोर्ट से आपको एक एक्चुअल डैमेज दिखाना पड़ता था कि भाई आपका मॉनेटरी लॉस हुआ, आपका हेल्थ लॉस हुआ, आपका प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, जॉब लॉस हुआ, मैरिज लॉस हुआ। तो उस तरह का कोई लॉस इस केस के अंदर हमें नज़र नहीं आता। लेकिन इवन देन जो प्लेंटिफ साइड थी उन्होंने यही कहा कि भाई मुझे कोई स्पेसिफिकली तो लॉस नहीं हुआ, लेकिन दैट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माई लीगल राइट। तो इस वजह से वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अब मेरे राइट की वायलेशन हुई है तो मुझे रेमेडी भी प्रोवाइड की जाए। तो इस बात को कोर्ट ने तस्लीम किया, माना और फिर उसको डैमेजेस अवॉर्ड किए। ऑल्दो दे वर नॉमिनल डैमेजेस, उनकी अमाउंट बहुत कम थी, लेकिन फिर भी दैट वाज अ टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ कि भाई हाँ आपका एक राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो इस वजह से आपको रेमेडी मिलनी चाहिए। तो इसी तरीके से एक और केस इंडियन सुप्रीम कोर्ट का 1984 और 85 का ये केस है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इस केस को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है क्योंकि ये भी एक अच्छी एग्जांपल है यूबी-जुस इबी रेमेडियम की। इसमें ये हुआ कि भीम सिंह वाज MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कश्मीर। बेसिकली उस लेजिस्लेटिव असेंबली का एक सेशन अटेंड करने के लिए जा रहा था और उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया इलीगली, अनलॉफुली, और उसका कोई रीज़न वो नहीं दे सके। तो उसके बाद जब उन्होंने उसको रिलीज़ किया और रिजल्टेंटली वो अपना सेशन अटेंड नहीं कर सका, तो यही प्ली उसने भी ली कि भाई दैट वाज माय लीगल राइट टू अटेंड दैट सेशन। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि मुझे इलीगली डिटेन किया, तो ये मेरे लीगल राइट की वायलेशन है, तो इस वजह से मुझे डैमेजेस ग्रांट किए जाएँ। अब वहाँ पर जो है 50,000 रुपये उस वक्त इंडियन रुपीस, जो कि आजकल के ज़माने में अच्छा खासा अमाउंट बनता है, तो एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किए गए इस केस में भीम सिंह को, प्लेंटिफ को।
तो इसी तरीके से हम बाकी जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो पूरी की पूरी बॉडी में हम देखते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कोई किसी किस्म की डेफिनेशन नहीं आपको मिलेगी, किसी किस्म का आपको कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं मिलेगा, कोई उसके अंदर आपको रिटन लॉ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बेसिकली इसी एक मैगज़ीन के गिर्द रिवॉल्व करता है, यूबीजीबी रेमिडियम। तो इस वजह से जहाँ पर भी किसी भी बंदे के किसी भी सिविल राइट की वॉयलेशन होती है तो वो इस मैगज़ीन को इन्वोक करके जा करके रेमेडी कोर्ट से ले सकता है। तो इसके अलावा बाकी जो हमारे पास लॉस हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो पूरा का पूरा लॉ एक एक्विटेबल रेमेडीज़ को डील करता है। उसके अंदर सर्टेन टाइप ऑफ रेमेडीज़ गिवन है, जिसका सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन डिक्लेरेशन है, इंजंक्शन है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है। इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की जो रेमेडीज़ हैं, दैट इज़ अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो इसके अलावा जो पहले मैंने जिक्र किया सेक्शन 9 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, वो भी इसकी एक शक्ल हमें नज़र आती है। और इसके अलावा हर एक लॉ के अंदर आपको नज़र आएगा कि कोर्ट्स को वाइड स्प्रेड पावर्स दी गई हैं, डिस्क्रेशनरी पावर्स दी गई हैं, कि जहाँ पर वो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इक्विटी को अप्लाई करके डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।